Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to make the video on this topic, all about angles. Obviously, you all know that it is a mathematics video, है ना? खैर, तो आज हम लोग angles के बारे में पढ़ेंगे and this topic is very important and it is equally important for all the students right from class 6th to class 10th and even more like class 11 12th and so on. It is equally important for the junior classes also. So इस वीडियो में हम लोग एंगल्स के बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल में. ठीक है, मतलब ये कहाँ से होता है, देन कितने तरह के एंगल्स होते हैं, और फिर वो सारे एंगल्स जिसमें हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मतलब इतने सारे होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, समझ ही में नहीं आता है. तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. बट ऑब्वियसली बात है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेसिक्स है, ये सब तो हमें आता है. तो परेशान मत होइए, हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम वाइज दे देंगे, जैसे कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ाई है. ठीक है, तो ये वीडियो तो इक्वली इंपॉर्टेंट होगी सभी के लिए, बट आपके लेवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको टाइम स्लॉट दिया रहेगा कि इस टाइम स्लॉट में हमने क्या पढ़ाया है, और फिर आप उस टाइम स्लॉट के हिसाब से वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं. क्योंकि हम लोग स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है और ये चाहता है कि उसको हर चीज़ आ जाए एंगल्स के बारे में, तो वो पेशेंटली पूरी वीडियो देखे. मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और जैसे कि हमारा फोकस हमेशा बेसिक्स पे होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आपके जो 9th क्लास की प्रूविंग होती है और 10th क्लास की प्रूविंग होती है, इवन 7th 8th में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सारी प्रूविंग्स में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े. खैर, बहुत बातें ले ली कर ली हमने, बहुत टाइम ले लिया आपका. स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक ऑल अबाउट एंगल्स. ठीक है, तो आज के टॉपिक में मतलब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल्स के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जिसने आज से पहले एंगल का नाम भी नहीं सुना है, मतलब ये वर्ड भी नहीं सुना है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा, तो परेशान मत होइए. ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर एंगल से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो क्या आती है, व्हाट इज एंगल. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हम लोग जब सीखेंगे, कोई भी चीज समझेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया वो है क्या, है ना. एंगल्स कह किसको रहे, तो एक्चुअल में एंगल क्या है, इट इज मेजर ऑफ रोटेशन. ठीक है, हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, हम लोग टाइम मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग मेजर करते हैं, है ना. अब जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये लाइन है. ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए एक ज्योमेट्री की भी क्लास, बेसिक क्लास रख लेंगे, जिसमें सारे ज्योमेट्री क्लास, मतलब ज्योमेट्री की जितनी भी चीजें होती हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देंगे, सो दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर. तो खैर, दिस इज अ लाइन. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट. ये लाइन है क्योंकि इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है. ओके, अब अगर हम यहाँ पे इधर से एक एरो हटा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये रे बन जाती है. इसको एक तरफ से आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट दूसरी तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. इट हैज वन एंड पॉइंट. ठीक है, तो मान लीजिए ये रे है, तो अगर ये रे सीधी चल रही है तो कितना चली, इसका डिस्टेंस एंड एनीथिंग हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि ये सीधी नहीं चल रही है. ठीक है, मान लीजिए ये घूम रही है, ये हमारी रे है, मान लीजिए इस तरह से रे है या लाइन है. ठीक है, ये घूम रही है इस तरह से. ठीक है, तो भैया हम लोगों को घूमने का भी तो मेजर पता होना चाहिए. हमको ये भी तो समझना चाहिए कि ये घूम रही है तो किस तरह से घूम रही है, कितना घूमी. मान लीजिए कि ये घूम के ये ऐसे थी, ये घूम के ऐसे हो गई. ठीक है, अगर ये इतना घूमी तो कितना मेजर हुआ. ठीक, अगर मान लीजिए ये इतना घूम गई तो फिर कितना मेजर हुआ. मान लीजिए ये इतना पूरा घूम गई, मतलब ऐसे थी. ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई. जैसे हमारे घर के मतलब हमारे सिबलिंग्स होते हैं ना, हम लोग के सामने कुछ और जो छोटे भाई बहन होते हैं मम्मी के सामने कुछ और हो जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ये कैसे. खैर, तो ये ऐसे था, मान लीजिए ये ऐसे हो गई, पूरी हो गई. या मान लीजिए ये कंप्लीट घूम गई, ये कंप्लीट पूरा. तो इसके जो घूमने का मेजरमेंट है, रोटेशन है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन,
दैट इज नोन एज एंगल. ओके. अब ये एंगल को हम मेजर कैसे किस में करते हैं, आपको पता है कि हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर इस तरह से मेजर करते हैं. हम लोग मास को किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल ये सब में मेजर करते हैं. तो इसी तरीके से हमारे पास एंगल्स को मेजर करने के लिए भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिसमें से एक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है डिग्री. ठीक है, डिग्रीज. अब ये डिग्री टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है, ठीक है, ये एंगल का डिग्री है. जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, और प्रोटेक्टर में ये एंगल्स भी देखे होंगे. जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको देखने में, दिस इज 30. ओके, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये तो हम लोग प्रोटेक्टर, अगर प्रोटेक्ट मतलब एंगल्स मेजर कैसे करते हैं, बनाना कैसे है, ये हम अगर आप कहेंगे तो हम दूसरी वीडियो में बता देंगे आपको. खैर, तो आप ये समझिए कि ये डिग्रीज है, और इतना आपने सुना होगा कि हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं. इसके अलावा हम लोग एंगल्स को रेडियंस में, मिनट्स में, सेकंड्स में भी मेजर करते हैं. जी हाँ, मिनट्स एंड सेकंड्स ये आपकी टाइम की यूनिट तो है, हमें पता है. इसके साथ साथ डिग्री की भी यूनिट है, अलग है. ठीक है, मतलब 60 और ऐसे एक कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं 60 मिनट्स. ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ डिग्री, नॉट टाइम. खैर, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल भी नहीं होइएगा. ठीक है, अभी आपको यहाँ तक ही सीमित रहना है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे. तो ये तो हो गया कि हम लोग ये समझ गए कि एंगल होता क्या है. ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम लोग ये समझ गए कि एंगल होता क्या है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे. नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग तरह के एंगल्स. ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सीनियर क्लासेस में, मतलब 9th में नहीं है. इसका इंपॉर्टेंस आपका 6th, 5th, 4th, इवन 7th में है ना. कि वो आपको ये बताते हैं कि बताओ कि इस तरह के एंगल्स होते हैं. बट हमें पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग, हमें उसका पूरा आइडिया होना चाहिए. ये नहीं कि बस काम चलाओ, जो हम लोग करते हैं ना, ये वन शॉट वाला काम, की बस एग्जाम के एक दिन पहले वन शॉट देख लिया, काम हो गया. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि नॉलेज का कोई भी एक्सेलरेटर नहीं होता है. ठीक है, नॉलेज के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती है. नॉलेज के लिए आपको स्टेयर्स की जरूरत पड़ती है. मेरा कहने का मतलब है कि आपको टाइम देने की जरूरत पड़ती है, और आपको सीखने की जरूरत पड़ती है किसी चीज को डेप्थ में जानने के लिए. ठीक है, खैर, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें, तो मान लीजिए कि ये एक रे थी, और हमने इसके ऊपर एक दूसरी रे रख दी इसी डायरेक्शन में. ठीक है, ये एक रे थी, और इसके ऊपर हमने एक दूसरी रे रख दी इसी डायरेक्शन में. तो अगर हमने ऐसा किया कि एक रे के ऊपर एक दूसरी रे रख दी उसी डायरेक्शन में, देन द एंगल बिटवीन दीज टू रेज इज 0 डिग्री. ठीक है, या हम ऐसे कहें कि ये रे है और ये घूमी नहीं, तो बताओ कितना डिग्री चली. अगर हम ये कहें कि हम यहीं पे खड़े हैं, हम चले ही नहीं, अब हम आपसे पूछे बताइए भैया हम कितना मीटर चले, तो आप कहेंगे मैम आप चले ही नहीं, 0 मीटर. तो इसी तरीके से ये रे है, ये घूमी नहीं, देन द एंगल इज 0 डिग्री. और अगर इस सिमिलरली दो रेस के बीच का एंगल निकालना है, मान लीजिए एक रे ये है, एक रे ये है. ठीक है, क्योंकि जनरली दो रेस के बीच का एंगल निकाला जाता है, तो दो रेस के बीच का एंगल निकालना है. ठीक है, तो ये दो रेस के बीच का एंगल मान लीजिए एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ओवरलैप कर रही है, देन द एंगल इज 0 डिग्री. तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए ये दो रे है, और यहाँ पे बीच में एंगल है. ठीक है, तो इन दो रेस को बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल. और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दोनों रेस, जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक, इसको हम बना के दिखा देते हैं आपको. जैसे कि मान लीजिए ये रे है, दो रे, let this be a, let it be a, sorry, this be o, this is a, and let this be b. ठीक है, so this angle, let this be theta. इसको थीटा से डिनोट कर सकता है. अब ये मत सोचिएगा कि अब थीटा कहाँ से ले आएंगे आप, कुछ नहीं, एंगल को डिनोट कर रहे हैं. जैसे एक्स तो सुना होगा ना, मैथ्स में बहुत सुना होगा. तो इसी तरह से एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग जनरली थीटा ले लेते हैं. ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका थीटा हो गया. ठीक है, अब ये थीटा हो गया, तो ये जो है ओ ए, ये एक रे है, और ओ बी ये एक रे है. ठीक है, ओ ए एंड ओ बी दोनों रे है, और गंदा लग रहा है, चलो, ओ ए एंड ओ बी. ठीक है, ये दोनों रे है, और इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल. ठीक है, एंड दिस ओ, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी. This O is known as vertex.
इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया सबसे पहला एंगल कौन सा एंगल, 0 डिग्री, ठीक है, 0 एंगल बताया हमने आपको। तो 0 एंगल क्या होता है, हमने आपको बताया कि 0 एंगल क्या होता है कि जब दो रे के बीच में कोई भी एंगल ना बना हो या रे मूव ही ना कर रही हो। मान लीजिए ये एक रे है ओ ए और ये हमारी दूसरी रे है ओ बी, ठीक है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है और दोनों के बीच दोनों ओवरलैप कर रही हैं, देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ओके ओके, देन सेकंड एंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल मोर देन, ठीक है, हम बोल भी रहे हैं, तो अगर आपको लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। दिस इज एक्यूट, ACUTE, एक्यूट। ओके, तो एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा, एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा। अगर हमारा एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो अगर हमारा एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, देन दैट काइंड ऑफ एंगल इज नोन एज व्हाट, एक्यूट एंगल। ओके, चलो थर्ड आते हैं हम लोग राइट एंगल पे। एग्जांपल ले लेते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब क्या है, एंड सो ऑन, ये सब क्या है हमारे एक्यूट एंगल्स। इवन 89 डिग्री भी हमारा एक्यूट होगा, 89.9 डिग्री भी एक्यूट होगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग राइट एंगल पर। राइट एंगल है ना, एज द नेम सजेस्ट, ये हमेशा राइट होंगे, मिस्टर राइट ऐसा नहीं है, हमें पता है आपको राइट एंगल दिख नहीं रहा है, परेशान मत हो, राइट एंगल लिखा हुआ है, RIGHT, राइट, ANGLE एंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में एक रे और दूसरी रे के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको 90 क्यों बोला जा रहा है, इसको 30 क्यों बोला जा रहा है, तो एक बार प्रोटेक्टर पे थोड़ा प्रोटेक्टर का दीदार कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टर में एंगल लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये दो स्ट्रेट लाइंस, ऑब्वियस सी बात है। और 90 डिग्री का सिंबल भी होता है ये इस तरह से, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे ऐसा सिंबल बना है, तो एग्जामिनर को या बुक वालों को आपको बोलने की जरूरत नहीं कि भैया देखो ये 90 डिग्री है, आपको ये सिंबल देख के समझना है कि ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है। हम कोशिश करें कि हम कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करें, हर चीज आपको एंगल्स के बारे में बताते हुए चले। चलो, तो ये हो गया। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, देखो राइट एंगल, ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलो, देखो स्क्रीनशॉट लेने का ये मतलब नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके उसको फोन में रख के भूल जाओ, क्योंकि आपके गैलरी में हमें पता है कि और भी बहुत सारी फालतू की चीजें पड़ी होती है जिसको आप खोल के भी नहीं देखते, है ना, तो इसलिए मत ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसी टाइम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ एंगल पे। फोर्थ टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं हमारे, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल आपके कौन से एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं आपके मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े होते हैं ये, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 से बड़े एंड 180 से छोटे, ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 90 यहाँ पर आ रहा है, तो अगर 90 यहाँ पर आ रहा है तो 90 से बड़ा इसके इस साइड जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और सिमिलरली अगर हमें एक्यूट बनाना है तो ये एक्यूट इस तरह का होता है, क्योंकि 90 ये है तो एक्यूट इधर आएगा, ठीक है। चलिए, ये ऑब्ट्यूस एंगल का था, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल के बाद, नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट होता है क्या, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट आपका नाम से ही दिख रहा है ना, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो बनती है, बट स्ट्रेट लाइन तो जीरो एंगल में भी बन रही थी, तो फर्क क्या है, स्ट्रेट लाइन जीरो एंगल में भी बन रही थी, फर्क ये है कि भैया देखो ये आपका लाइन था और इसके ऊपर सेम डायरेक्शन पे रखा हुआ था, तो ये जीरो एंगल था, और अगर इसी के साथ ऑपोजिट पे रखा हुआ है तो ये स्ट्रेट हो गया। अब एंगल ये बनेगा, ये पूरा, ठीक है, दिख रहे हो, ये एंगल बनेगा, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है।
तो ये आपका स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होगा, ये मान लो आपका वर्टेक्स हो गया, इधर एक आर्म है, ये मान लो ओ हो गया, इधर एक आर्म है ओ ए, और इधर दूसरी आर्म है ओ बी। ठीक है, ओके नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, चलो थोड़ा ऊपर बनाते हैं। मान लो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक, इधर एक आर्म है ए, दिस इज ओ ए, और इधर दूसरा आर्म है बी विच इज ओ बी। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, दिस इज स्ट्रेट एंगल, लाइन, दिस एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंगल, क्योंकि इसी एंगल से बनता है लीनियर पेयर, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जब ये एंगल आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा भैया कहीं पर भी सीधी लाइन खींची हुई है, अगर कहीं पर भी सीधी लाइन खींची हुई है तो, और एक दूसरी लाइन है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल मिला के तो हमारा 180 होगा। इसका मतलब मान लो इतना x है और इतना y है, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इतना ये पार्ट, ठीक है, अगर ये पार्ट x है और ये पार्ट y है, तो इतना समझ में आ जाएगा कि अच्छा भैया x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा सीधी लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। और ये जो दो एंगल को हमने ऐड करके 180 लिखा, इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं। खैर परेशान मत होइए, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, हम हट जा रहे हैं बीच बीच में, बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम लोग स्ट्रेट एंगल के बाद नेक्स्ट एंगल पर आते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट एंगल कौन सा होता है हमारा, नेक्स्ट एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा मोर देन 180, ठीक है, 180 से बड़ा होता है ये, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, 360 से कम और 180 से ज्यादा। जैसे कि ये आपकी एक लाइन हो गई, ठीक है, अब ये कायदे से समझिएगा थोड़ा, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज और समझेंगे, मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों का, जब हम लोग लीनियर चीज करते हैं तब हमारा डायरेक्शन होता है ना, ये एक डायरेक्शन है, मान लो ऐसे जा रहे हैं, या मान लो ऐसे जा रहे हैं, या मान लो ऐसे जा रहे हैं, या मान लो ऐसे जा रहे हैं, है ना, ये चार आपके मेन डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं, 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 इसी के अलावा ऐसे ऐसे, है ना। तो इस तरह से जब हम लीनियर चल रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, हम लोग किसी भी डायरेक्शन से चल सकते हैं। सर्कुलर में क्या होता है, वी हैव टू काइंड्स ऑफ डायरेक्शन। सर्कुलर चीजों में हमारे पास दो तरह के डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरह के डायरेक्शन होते हैं, या तो भैया हम ऐसे घूमेंगे, ठीक, और या तो हम ऐसे घूमेंगे, दोनों में से एक ही तरह से घूमेंगे। अब हमको पता है कि क्लॉक कैसे चलती है, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, तो ऐसे घूमने का मतलब क्लॉक की तरह चलना। तो अगर हम क्लॉक की तरह चलते हैं तो डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये आप पढ़ोगे सीनियर क्लास में, ये मत सोचो कि मैम कुछ अलग से नया पढ़ा रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे जब इस तरह से घूमता है, मतलब क्लॉक के ऑपोजिट घूम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल की जब हम बात करें, मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, तो एक ही डायरेक्शन में घूमने की, मतलब सारे तरह के एंगल्स में एक ही डायरेक्शन में घूमना है। यहां से हम ऐसे घूम रहे थे ना, देखिए इधर वाली से घूम रहे थे, ऐसे घूमा हमने, फिर हमने राइट के लिए फिर ऐसे ही घूमा, ये राइट बन गया था, ठीक, फिर ऑब्ट्यूज के लिए फिर ऐसे ही घूमा, ये ऑब्ट्यूज बन गया था, फिर स्ट्रेट के लिए फिर हमने ऐसे ही घूमा, तो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे डायरेक्शन में घूम नहीं सकते हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूम के आपको सारे तरह के एंगल्स पता करने हैं। तो ये ऐसे जब चलेगा, ठीक है, तो देखिए यहां तक 180 था, अब यहां से 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो 180 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर आप ऐसे घूमते उल्टा, तो ये जो नीचे वाला एंगल बना है ना,
ये आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये नीचे वाला एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला आपका 180 से बड़ा है, नीचे वाला आपका 180 से बड़ा नहीं है, तो ऊपर वाला आपका रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल की जब हम नेमिंग करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ए ओ बी है तो हमें लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। डायरेक्ट ए ओ बी लिखेंगे इसका मतलब नीचे वाला ले रहे हैं। तो ये अभी हम नेमिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे नेमिंग कैसे किया जाता है, मगर उसके अलावा आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जब रिफ्लेक्स एंगल की नेमिंग करते हैं तो उसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीट एंगल। बहुत सिंपल सा है कंप्लीट एंगल, फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? फिर वही बात, ठीक, ये ए है मान लो, ये बी है, ये ओ है। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने इसको 0 बताया था, अब आप कह रही हैं कि क्या, अब आप कह रही हैं कंप्लीट एंगल है, ऐसा कैसे? देखो मसला ये है कि हमें इसके अंदर, इसके गहराई में जाना है, ठीक है। मसला क्या है, ये है, ये वाला चला ही नहीं, चुपचाप इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। अब ये चला, मान लो इसने चलना स्टार्ट किया, ये 30 हुआ, 90 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर ये 270 हुआ, 270 के बाद और पूरा घूमा, ठीक है। तो जब इसने पूरा एक सर्कुलर टर्न लिया तब ये कितना बन गया? 360 बन गया। आ तो गया वापस अपनी जगह पर, ठीक है, बट क्या हुआ, इसने पूरा एक सर्कुलर टर्न लिया। तो ये जो पूरा एक सर्कुलर टर्न लेने वाला एंगल होता है वो होता है कंप्लीट एंगल, और इसका जो मेजरमेंट, ये मतलब पूरा एंगल, ठीक है, और इसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री। Understood? Very good. I hope you have understood everything about it. This is the type of angles. ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि अलग अलग तरह के कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन एक तरह से देखी हम लोगों ने। चलो उसके बाद हम लोग नया टॉपिक करते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। इवन द स्टूडेंट्स, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th and 8th, इवन 9th and 10th, दे डू नॉट नो हाउ टू नेम द एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि जब उन लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस चीज पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया गया, ज्यादा अटेंशन पे नहीं की गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो सिंपल सा एक डायग्राम लेते हैं, जैसे ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ठीक है। अब अगर हमें नेमिंग ऑफ एंगल्स देखनी है, मतलब एंगल का नेमिंग, कि हम लोग कैसे नेम करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो भैया एंगल है तो एंगल लिख देंगे, ऐसे बना देंगे एक ठो, ठीक है, इसका मतलब कि एंगल की बात हो रही है, ठीक है। हमें लिखना आना चाहिए, हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पैरेलल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो खैर हमने ऐसे साइन बना दिया, तो ये हो गया एंगल का साइन, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पर है, एंगल का वर्टेक्स क्या है? ओ है, एंगल का वर्टेक्स क्या है? ओ है, तो ओ बीच में होना चाहिए। बाकी दोनों आर्म्स, देखिए दोनों आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एंगल के दोनों आर्म्स क्या हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं मगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए एंगल के दोनों आर्म्स कौन कौन से, एक ए है और एक बी है, मतलब एक ओ ए है और एक ओ बी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए ओ बी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सिंपल लग रहा है आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रे और बना दी और इसको लिख दिया डी। अब आप कहेंगे मैम सी क्यों नहीं लिखा? मेरा मन, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कन्वेंशनल है और जो हम फॉलो करते रहते हैं, मगर ना भी करें तो गलत नहीं है, हमारा मन, हमने डी लिख दिया। चलो अब अगर हमें ये वाला एंगल की बात करनी है, ये एक्स, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंगल ए ओ डी। क्यों? क्योंकि इसका एक आर्म ए तक है और एक आर्म डी तक है। हमें ये देखना होता है कि एंगल का आर्म कहां तक है, एंगल का ये वाला आर्म डी तक है, तो हम ए ओ बी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? एंगल ए ओ डी, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए, ठीक। बीच में वर्टेक्स आना चाहिए, बाकी जो आर्म्स है वो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक।
मान लीजिए ये ऊपर वाला एंगल वाई है, तो उसका नाम क्या होगा, मेरे साथ बोलिए। वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, इसका एक आर्म क्या है, देखो वाई का एक आर्म कहाँ है, डी, और एक आर्म कहाँ है, बी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी ओ बी और एंगल बी ओ डी। क्लियर है? चलो भैया, y का मतलब ऊपर वाला एंगल, खाली ये इतना, नीचे वाले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब मान लो ये पूरा एंगल इतना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये z के बराबर है। तो अगर ये पूरा एंगल z के बराबर है तो z का क्या हो जाएगा, अब z के आर्म्स कौन कौन से, देखो z के आर्म्स a है और b है, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा, एंगल AOB, ठीक है। लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, AOB लिखा हुआ है हमने, ठीक है। एंगल AOB और एंगल BOA। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हम लोग एंगल्स की नेमिंग करते हैं, और अगर रिफ्लेक्स एंगल है तो फिर हमें साथ में लिखना पड़ता है दैट इट इज रिफ्लेक्स एंगल। इतना क्लियर है? चलो वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। वो लेवल कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, वो लेवल ऐसे बढ़ाएंगे कि अब हम लोग ऐसे एंगल्स की बात करेंगे जिन एंगल से प्रूविंग बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। चलो, इसमें दो अच्छे अच्छे एंगल्स अलग से, ठीक है, अक्सर आ जाते हैं। कभी कभी तो ये दूसरे चैप्टर्स में, अगर क्लास 10 के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो समझेंगे कि एंगल्स कभी कभी 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आ जाता है, 8th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है तब भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, ठीक है। खैर, तो हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स जो कौन कौन से हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री मिले, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, ठीक है, ये मत समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दोनों को ऐड करने पर क्या मिले, 90 डिग्री मिले, ठीक है। मान लीजिए अपने पास दो एंगल है, x और y, ठीक, x और y को ऐड करेंगे तो हमें अगर 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब कि x y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम क्या आप भी अल्फाबेट्स ले आती हैं बार बार, है ना, लेटर्स मैथ्स में, कोई बात नहीं। मान लो 40 डिग्री है और 50 डिग्री है, ठीक, तो 40 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, सबको पता है। तो 40 डिग्री and 50 degree are complements of each other and they are complementary angles। फिर से बोले, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और हम कह सकते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमें जानना हो, मान लो हमने कहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 49 डिग्री, 49 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ। इसका मतलब कि 49 डिग्री में हम क्या प्लस करें कि हमें 90 डिग्री मिल जाए, यही तो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 49 डिग्री। तो 49 डिग्री में हम क्या प्लस करें कि 90 मिल जाए, बच्चों वाली चीज है, कैसे निकालेंगे, 90 में से 49 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 9, ठीक। हम इस तरह का लेके चल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जिसकी मैथ्स बहुत भी वीक हो वो भी चीजें आसानी से समझ ले, ठीक है, क्योंकि मैथ्स वीक होती नहीं है, मैथ्स वीक बनाई जाती है प्रैक्टिस ना करके, ठीक है, बचपन से प्रैक्टिस की नहीं जाती है। 10 माइनस 9 1 हो गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, कितना आ गया 41। तो 41 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 49 डिग्री, और वी कैन से 49 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 डिग्री। ओके, क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इन्हीं के बड़े भाई होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा साथ में, क्योंकि अब यहां से प्रूविंग बनने लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स,
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके वो एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पे अपने को क्या मिला, क्या मिले, 180 डिग्री मिले। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से थे जिनको ऐड अच्छा ये मत सोच लेना कि कोई तीन एंगल है, तीन को ऐड करने पे कॉम्प्लीमेंट्री 90 मिल रहा है तो वो तीनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये पेयर में होते हैं। चलो, अगर दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री मिल रहा है, अगर दो एंगल को ऐड करने पर कितना मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। तो अगर दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री मिल रहा है, देन दीज टू एंगल्स आर supplementary angles, or we can say that x is the supplement of y और y is the supplement of x। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा फाइंड सप्लीमेंट ऑफ किसका सप्लीमेंट चाहिए, 110 डिग्री। 110 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट मतलब दवा नहीं, ध्यान रखना। 110 प्लस डैश शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि 110 में हम क्या प्लस करें कि हमें 180 डिग्री मिल जाए। क्या प्लस करेंगे, सबको पता है 90 प्लस करेंगे ना, 90 अगर प्लस कर देंगे तो 180 मिल जाएगा। अब इसमें 90 कहाँ से आया, अगेन वही काम करेंगे, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0.7। अरे सॉरी, बहुत अच्छा कि हमने तो माइनस करके देख लिया। हो जाता है कभी कभी, गलती इंसान से होती है। चलो, तो कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। तो 110 में 70 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 180। तो हम कह सकते हैं 70 डिग्री is the supplement of 110 degree और 110 degree is the supplement of 70 degree और 110 and 70 degree are called supplementary angles। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे अलग दूसरे तरह के एंगल्स हैं। कौन सा, एडजेसेंट एंगल्स, बेचारे बड़े ही सीधे होते हैं, सीधे साधे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका आर्म सेम हो, कॉमन आर्म, हैविंग कॉमन आर्म। ठीक, अगर कोई दो एंगल है और उनका कोई एक आर्म कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होता है पता है ना, साथ में आपका घर होता है, आपके बगल वाला घर होता है, बीच में दीवार कॉमन हो गई, ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। अरे जिसका घर होता है वो अपनी दीवार बनवाता है, फिर जो दूसरे वाला होता है वो भी अपनी दीवार बनवाता है, ऐसा थोड़ी कि दूसरा वाला बनवाता नहीं है। चलो खैर, तो मान लो कि यहाँ पे एक घर था, ठीक, बस इससे अच्छा घर हमसे नहीं बन सकता। अब यहाँ पे एक दूसरे पर्सन आए, ठीक है, और उनको अपना घर बनवाना था इस जमीन पर। उन्होंने लगाया दिमाग, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ये दीवार तो उठी हुई है, क्या मतलब है पैसा खराब करने का, अपनी दीवार यहां से उठाते हैं। ठीक है, तो आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि ऐसे घर को क्या बोलते हैं, अच्छा इन्होंने अपनी अलग दीवार खड़ी करवाई होती तब भी इसको एडजेसेंट ही बोलते। ठीक है, ऐसे घर को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट हाउसेस। ठीक है, बट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, ये वाली जो वॉल थी ये कॉमन हो गई, है ना, क्या हुआ, कॉमन हो गई। ठीक है, सिमिलरली जब एंगल्स के आर्म्स कंजूसी की वजह से कॉमन हो जाते हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, कंजूसी की वजह से नहीं होते हैं। तो अगर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है और एक रे बना रहे थे हम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ओ हो गया। और अगर हम इस एंगल और इस एंगल की बात करें, ठीक है, अच्छा ये हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ ऊपर दो लाइन क्यों बना दी, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग इन द सेंस कि दोनों एंगल की मेजर अलग हैं। ठीक है, दोनों एंगल देखो हम बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि दोनों एंगल्स अलग अलग है, अगर दोनों में ये सिंगल बना होता है इसका मतलब दोनों का मेजर इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये मैथमेटिकल कोडिंग होती है कुछ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है,
तो दोनों एंगल्स अलग अलग है, बट ओबी क्या है, कॉमन है। देखो ओबी दोनों एंगल में है, ओबी इज द कॉमन आर्म. So if OB is the common arm, then this angle, suppose this is x and this is y, then angle x and angle y, angle x and angle y, they are known as adjacent angles. अब कुछ कहेंगे मैम इसकी तो आपने नेमिंग बताई थी, एंगल AOB एंड एंगल BOC. कोई बात नहीं, लिख दो AOB और BOC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. तो एंगल x और एंगल y क्या हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे एंगल ना भी लगाएं क्योंकि वैल्यू दी हुई है, मान लो अगर वैल्यू दी हुई है तो x एंड y लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल. क्यों, क्योंकि इनके पास कॉमन आर्म है. इसी तरीके से मान लो हमने कोई फिगर लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है. तो अगर हमने पैरेललोग्राम लिया और एक ये एंगल ले लिया और एक ये एंगल ले लिया, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है दोनों अलग अलग होंगे. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. खैर, तो मान लो हमने ये लिया और ये ले लिया, ठीक है. तो इन दोनों का ये कॉमन आर्म हो गया है ना, ये जैसे ये A है, B है, C है और ये D है. तो सपोज दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y. सो AB इज द कॉमन आर्म फॉर एंगल x एंड y. AB क्या है, कॉमन आर्म है एंगल x और y के लिए. तो अगर AB कॉमन आर्म है एंगल x और y के लिए, तो हम क्या कहेंगे, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स. तो ये और ये एडजेसेंट, इसको हम एंगल A एंगल B भी बोल सकते हैं, या एंगल DAB या BAD भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो एंगल, चलो ठीक है, तो एंगल A and angle B are adjacent, angle B and angle C are adjacent, angle C and angle D are adjacent, angle D and angle A are adjacent, ठीक है. ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब आपस में एडजेसेंट है, ठीक है. तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स. लगे याद, हम लोग समझ लेते हैं ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स का मतलब होता है ये और ये, ठीक है, सामने वाले एंगल्स. इसी तरीके से ये और ये, ठीक है, सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, दे आर नोन एज ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है. सामने वाले एंगल्स किसी भी फिगर में, जरूरी नहीं है कि फोर साइडेड मींस, जरूरी नहीं क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी फिगर हो, ठीक है. जैसे मान लो हमने एक हेक्सागन बनाया, तो ये एंगल और ये एंगल इसके सामने, ठीक है, ये आपका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा. चलो, अब ये ऑपोजिट एंगल हो गया. ऑपोजिट एंगल्स के बाद हम लोग ऑपोजिट से ही टर्मिनोलॉजी से मिलती जुलती एक एंगल बताते हैं. कौन सा एंगल, बहुत सिंपल एंगल है, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल. मेरे बच्चों को तो लगता है सबसे हलवा यही एंगल है ना. कौन सा एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. याद आया कुछ? हाँ, मगर क्वेश्चन जब आता है तो तुम लोग ये वाला भी गलत कर देते हो, पता नहीं क्या करते हो, ठीक है. अब देखो, जब ये अकेला आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले वाले को तो आराम से इंसान हरा लेता है ना. तो ये अकेला आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. क्या होता है, मान लो एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, ठीक. तो अगर ये दोनों आर्म है, मतलब लाइंस है, सॉरी, तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ये D है. मतलब कौन कौन सी लाइन मिल गई, A B एंड C D. ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है. तो अगर लाइंस कट कर रही हैं तो फिर इनके सामने, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, और इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है. इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला सामने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, और इनको भी क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है. इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दो ही लाइन है. इसमें दिक्कत तब आती है जब कई लाइंस हो, तब हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं, ठीक है. क्या दिक्कत होती है, देखो जैसे यहाँ पे कई लाइंस हैं, ठीक है. अब देखो, ये मान लो ये एंगल है, हमको इसके सामने वाला देखना है कि इसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होगा. कायदे से देखिएगा बच्चों, ये कौन सी लाइन जा रही है, ये जा रही है इस वाले एंगल की. एक आर्म ये जा रहा है और एक आर्म ये जा रहा है, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये जाएगा. तो ये दोनों आर्म के बीच और कौन सा दो एंगल है, ये वाला है. देखो यही दो आर्म तो है, ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई. मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स उन्हीं आर्म के बीच होते हैं. तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये होगा.
इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा? देखो ये आर्म गई और ये आर्म गई, तो ये इधर गई है ऐसे और ये वाली इधर गई है ऐसे, ठीक। तो दोनों आर्म के बीच में ये बन गया, ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा। इसी तरीके से ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा? ये होगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोगों को लीनियर पेयर स्टार्ट करना था, बट हम लोग क्या करेंगे उसको पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि 40 मिनट्स के अराउंड हो रहा है और आपकी जो माइंड की कैपेसिटी हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ड्रेन आउट ना हो जाए। खैर, तो कोई बात नहीं, हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोग इंशाल्लाह आगे के भी एंगल्स करेंगे जो और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसके लिए बस आपसे क्या चाहिए? संयम, पेशेंस, सब्र। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर एंगल्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? लीनियर एंगल्स मींस लीनियर पेयर क्या होता है, उसके अलावा लीनियर पेयर्स के बाद जो आपके पैरेलल लाइंस वाले एंगल होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। पैरेलल लाइंस पे अपने कई एंगल्स बनते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स करेंगे। एंगल्स इन अ ट्रायंगल करेंगे, मतलब जितनी भी चीजें एंगल्स की बची हुई हैं वो तो करेंगे ही, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे कि क्वेश्चंस उससे किस तरह से आता है, ताकि हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन आ सके। हमें ये तो पता चल जाता है कि भैया ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मगर इसको यूज कहाँ पर करना है ये नहीं समझ में आता और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए एंगल्स हैं और जो बची हुई चीजें हैं एंगल्स के बारे में, वो सारी जानेंगे। और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका यूज, एंगल्स का जो यूज है ये क्वेश्चंस में कैसे कैसे होता है, स्पेशली प्रूविंग के क्वेश्चंस में कैसे होता है, क्योंकि प्रूविंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा जब हम लोग डिटेल में चीजें पढ़ते हैं तो वो थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐसा करो कि एक बार में पढ़ो और फिर वो उस चीज की आपको जरूरत कभी नहीं पड़े, वो आपके माइंड में फीड हो जाए। खैर, आई होप यू हैव understood the concepts, and if you like the video, please hit the like button obviously, and if you want to share it among your friends, you can share it so that सब हर इंसान को बेसिक से चीजें समझ में आए। ठीक, एंड आई नो कि देर आर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पार्ट 1 से, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने बहुत बेसिक लेके चला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां से जरूरत है आप वहां से देखिए। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।